हेलो फ्रेंड्स, आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का तीसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम संतुलन की बात करेंगे कि एक रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। संतुलन के बारे में आपने पिछली वीडियो में भी जाना था। इस वीडियो में हम संतुलन के लिए एक और उदाहरण लेंगे ताकि संतुलन को और अच्छे से समझ सकें। तो चलिए उदाहरण लेते हैं लोहे के जल के साथ प्रतिक्रिया का। लोहा यानी कि फेरस जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो लोहे का ऑक्साइड बनाता है, जिसका सूत्र होता है Fe3O4। इसके साथ साथ हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। तो चलिए हम इसी समीकरण को संतुलित करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम तत्वों के रासायनिक सूत्रों को नहीं बदल सकते, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि हमें याद रहेगा कि इन बॉक्स के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, तो गलती होने की संभावना कम हो जाती है। चलिए इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की एक सूची बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाईं तरफ जो फेरस यानी कि लोहा है उसका एक अणु है, हाइड्रोजन के दो अणु हैं और ऑक्सीजन का एक अणु है। वहीं दाईं तरफ की बात करें तो फेरस के तीन अणु हैं, ऑक्सीजन के चार अणु हैं और हाइड्रोजन के दो अणु हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे कि सुविधा के लिए हम सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो इस समीकरण में सबसे ज्यादा अणु वाला यौगिक है कौन सा? अगर हम ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के चार अणु हैं, जो इस पूरे समीकरण में सबसे ज्यादा हैं। तो हम सुविधा के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन को ही संतुलित करेंगे। समीकरण में देखें तो यहाँ सारणी में हम देखेंगे कि बाईं तरफ ऑक्सीजन का एक अणु है, वहीं दाईं तरफ ऑक्सीजन के चार अणु हैं। तो बाईं तरफ वाले तत्व को अगर हम 4 से गुना कर दें तो ऑक्सीजन दोनों तरफ संतुलित हो जाएगा। इसके लिए हम ऑक्सीजन को 4 से गुना करेंगे। जब हम ऑक्सीजन को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन भी है। ऑक्सीजन तो 4 हो जाएगा, परंतु हाइड्रोजन पहले से 2 है, वो भी 4 से गुना होगा और इससे जो हाइड्रोजन है वो 2 की जगह 8 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, अब हमें संतुलित करना है फेरस को और हाइड्रोजन को, क्योंकि ये अभी भी संतुलित नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले चलिए हम फेरस को संतुलित कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि बाईं तरफ फेरस का एक अणु है और दाईं तरफ फेरस के तीन अणु हैं। तो अगर हम बाईं तरफ वाले फेरस को 3 से गुना कर दें तो वो संतुलित हो जाएगा। चलिए इसके लिए हम जो बाईं तरफ वाले समीकरण है उसमें फेरस को 3 से गुना करेंगे। इससे जो नई सारणी बनेगी वहां पर फेरस और ऑक्सीजन दोनों ही संतुलित हो चुके हैं। अब हमें संतुलित करना है हाइड्रोजन को। जैसा कि आप देखेंगे, बाईं तरफ हाइड्रोजन के 8 अणु हैं और दाईं तरफ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। तो दाईं तरफ वाले समीकरण को अगर हम 4 से गुना करें तो दाईं तरफ भी हाइड्रोजन के 8 अणु हो जाएंगे। तो हम ऐसा ही करेंगे, हम दाईं तरफ वाले हाइड्रोजन को 4 से गुना करेंगे। इससे क्या होगा कि दाईं तरफ अब हाइड्रोजन के भी 8 अणु हो जाएंगे। अब अगर आप सारणी को ध्यान से देखें तो सारणी की दोबारा से जांच करने पे हम पाएंगे कि दोनों ही तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा समीकरण है अब ये संतुलित हो चुका है। तो हमारा जो संतुलित समीकरण है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। 3Fe प्लस में 4H2O, इससे हमें मिलता है Fe3O4 जो कि लोहे का ऑक्साइड है और 4H2O जो कि हाइड्रोजन गैस है। तो अब समीकरण तो संतुलित हो चुका है, परंतु अब बात आती है
कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे जो हमारा रासायनिक समीकरण है उसको और अधिक सूचनापूर्ण बनाया जा सके। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे वो हमें और ज़्यादा सूचना प्रदान करे। एक तरीका तो ये है कि जो हमारा रासायनिक समीकरण है उसके अंदर हम अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था को भी दर्शाएं। ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अभिकारक या फिर उत्पाद गैस की अवस्था में है, तो उसके लिए हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट जी का इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगर कोई तत्व द्रव अवस्था में है तो उसके लिए हम एल का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई तत्व जलीय अवस्था में है तो उसके लिए हम AQ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जलीय अवस्था का मतलब है कि जो भी तत्व है वो जल में घुला हुआ है। उसके अलावा अगर कोई तत्व ठोस अवस्था में है तो उसके लिए S का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं जिससे ये आसानी से समझ आ जाए। उसी समीकरण को लेते हैं जिसे हमने अभी अभी संतुलित किया था। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो लोहा है वो ठोस अवस्था में होता है, तो उसके नाम के साथ में हम ब्रैकेट के अंदर S लिखेंगे। जल के साथ हम G लिखेंगे और लोहे का ऑक्साइड तो ठोस अवस्था में होता ही है, तो उसके साथ भी S आएगा। और हाइड्रोजन गैस तो गैस अवस्था में होती ही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जल के साथ हमने G का इस्तेमाल किया है। इस G चिन्ह का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये दर्शाता है कि जो अभिक्रिया है उसमें जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भौतिक अवस्था दर्शाने से जो हमारा समीकरण है वो और ज़्यादा सूचनापूर्ण बन जाता है। इसके अलावा कभी कभी जो अभिक्रिया होती हैं उसमें परिस्थितियां होती हैं जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि। हम क्या करते हैं, हम इन्हें तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक गैस है अभिक्रिया करती है हाइड्रोजन गैस के साथ तो एक यौगिक बनाती है CH3OH का। अब इस अभिक्रिया को होने के लिए 340 ATM का दाब चाहिए होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि समीकरण में इस बात को दर्शाएं तो हम क्या करेंगे कि जो तीर का निशान है हम उसके ऊपर या नीचे इस चीज को लिख देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी कोई समीकरण को देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि इस अभिक्रिया के लिए 340 ATM का दाब चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती हैं। ये हैं संयोजन, वियोजन जिसे हम अपघटन भी कहते हैं, विस्थापन, द्विस्थापन और उपचयन एवं अपचयन। इनके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले संतुलन का एक उदाहरण लिया और उसके बाद हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जाना। चलिए जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को और अच्छे से जानेंगे। धन्यवाद।